नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 5, दैट इज बिजनेस एंड इकोनॉमी, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। व्हाट आर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स? ऐसे अग्रीमेंट्स जो दो कंट्रीज के बीच में किए जाते हैं ताकि आप एक दूसरे के साथ टैक्स बेनिफिट्स को एक्सचेंज कर सकें। दोनों एक दूसरे को टैक्स बेनिफिट्स देंगे ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस बहुत इजीली कैरी आउट हो पाए। ठीक है। FTA जनरली गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पॉलिसीज को कवर करता है। रीजंस क्यों है? एलिमिनेशन ऑफ बैरियर्स, ट्रेड लिबरलाइजेशन, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड नॉन टैरिफ बेनिफिट्स। नॉन टैरिफ बेनिफिट्स मतलब नॉन टैक्स बेनिफिट। जरूरी नहीं है सिर्फ टैक्सेशन बेनिफिट्स ही हो, आपको बाकी बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। अब मैं तुमसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन बस बहुत सिंपली पूछना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस मिलता है विदाउट टैक्सेशन, तो टैक्सेशन के अलावा और क्या बेनिफिट आपको मिला? रीच बढ़ गई और कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटीज और फॉरेन रिलेशंस और बोल सकते हैं फ्लो ऑफ फंड्स इन इंडिया, क्योंकि आपका इंडियन प्रोडक्ट है। वेरी गुड। कुछ इंपॉर्टेंट FTAs जो हैं, दैट इज सबसे पहला एयर इंडिया एंड बोइंग। सबसे बड़ी डील हम जानते हैं एयर इंडिया और बोइंग के बीच में, जिसमें 220 एयरक्राफ्ट्स एयर इंडिया खरीदने वाला है एंड इसकी प्राइस रखी गई है $34 बिलियन। ठीक है। देन MOU बिटवीन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इंटरनेशनल एविएशन ग्रुप, जिसके बीच में एक MOU हुआ है जिसमें CO2 एमिशंस को कर्ब यानी रिड्यूस करने की बात की गई है इन द एविएशन सेक्टर। व्हाट इज द फ्यूल यूज फॉर एयरलाइंस? वापस से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द फ्यूल यूज फॉर एयरलाइंस? वापस से पूछ रहा हूँ। ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। गलत। अरे ATF, करेक्ट। ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये जो अलायंस हुआ, इसमें बेसिकली बोला गया है कि CO2 एमिशंस को कंट्रोल किया जाएगा, पर्टिकुलरली इन द एविएशन सेक्टर। उसके बाद इंडिया ने $100 मिलियन किसको दिए हैं? मॉलडीव्स को, ताकि वो अपना फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरकम कर पाए। सर्विस एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड गयाना, जिसके बीच में इंडिया ने कहा है कि गयाना के साथ एयरलाइंस अब कनेक्टिविटी बना सकती हैं। तो एयरलाइंस के लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि वो गयाना के साथ फ्लाइट्स को शुरू कर सकते हैं। गयाना में 40% पॉपुलेशन इंडियंस की है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है एयरलाइंस को कि वो बेटर कनेक्टिविटी के लिए अब गयाना के साथ अपनी फ्लाइट्स को शुरू कर सकते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, जिसको बोला गया है इंडोस एक्टा। क्या बोला है? इंडोस एक्टा। ठीक है। सो ये क्यों बनाया गया? सो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अब आप एक्सचेंज कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? एक तो इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ेगा, रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, ट्रेड एंड सर्विसेज को प्रमोट किया जाएगा, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी इंक्रीज हो सकता है। गुड्स और सर्विसेज के अलग अलग बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। गुड्स के लिए है कि 0 कस्टम ड्यूटी लगेगी। ठीक है। रॉ मटेरियल आपको चीप तरीके से मिल सकता है। 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी और $100 बिलियन एक्सपोर्ट में जाएगा इन द नेक्स्ट 5 years। 90% ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स टू गेट 0 ड्यूटी एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स, यानी ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स को भी 0 ड्यूटी एक्सेस मिल जाएगा इंडियन मार्केट्स का। सर्विसेज के लिए अगर हम बात करें तो डबल टैक्सेशन खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से अगर सर्विस शुरू होगी तो वहाँ पे टैक्स देने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है। 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिल सकता है। मतलब अगर आप काम पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो वहाँ पे काम भी कर सकते हो। ठीक है।
इंक्रीज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन रहेगा और जितनी भी ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज हैं उनको इंडियन सर्विसेज के लेवल तक रखा जाएगा। ठीक है। डू यू नो कि इंडिया में एक ड्यूटी चार्ज होती है जिसका नाम है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और एक ड्यूटी चार्ज होती है जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। दीज आर टैक्सेस। चाइना जानते हो कि बहुत सारा प्रोडक्ट इंडिया में डंप करता है। अमेज़ॉन खोल के देख लो, तुम्हें 60% चाइनीज प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हाँ या नहीं? सिटी के मार्केट में चले जाओ, सिटी के मार्केट में क्या, यहीं के मार्केट्स में चले जाओ, कितनी बार मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स देखे हैं? बहुत। बट पॉइंट ये है कि क्योंकि चाइना, बीच में क्या हुआ था कि चाइना ने ना बहुत सारा डंपिंग इंडिया में कर दिया था। बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक के बाद एक इंडिया में डंप किए जा रहे थे, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स जो सिमिलर इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे हो गए और चाइनीज प्रोडक्ट्स ने काफ़ी मार्केट जो है वो कैप्चर कर लिया था। क्यों? बिकॉज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग चीप होती है ना। कितने बार आपने लोगों के मुंह से सुना है, अरे चाइनीज प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, कितना चलेगा पता नहीं। हाँ या नहीं? तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चीप तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। और बीच में ऐसा हुआ था कि चाइना ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप कर दिया, जिसके कारण इंडियन प्रोडक्ट्स की जो लेवल था वो डाउन हो गया। क्या बाहर से आए हुए प्रोडक्ट्स, जब चाइना से आए हुए प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में डोमिनेंट हो गए, तो क्या इंडिया का जो वेल्थ इंडिया में सर्कुलेट होना चाहिए था वो शिफ्ट हो रहा है बाहर? इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने इन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे जो चाइना से आ रहे थे उसके ऊपर टैक्स लगा दिया और उसको बोला एंटी डंपिंग ड्यूटी, कि आप इंडिया के अंदर इन प्रोडक्ट्स को डंप नहीं कर सकते, और अगर आपने करा तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। टैक्स लगने की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा और लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर ना करके इंडियन प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। वो तो कस्टम ड्यूटीज और इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं। हाँ, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अबव दिस, मतलब वो सब टैक्सेस तो लगेंगे ही और ये एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बच पाए मार्केट के अंदर, इसीलिए जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी को इंट्रोड्यूस। वो लग्जरी प्रोडक्ट्स पे है, लग्जरी कार्स के ऊपर है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी तो है। लोग बोलते हैं यूएस और दुबई में इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते मिलते हैं, लेकिन जो बैगेज रूल्स हैं कस्टम्स के, कस्टम का बैगेज रूल कहता है कि एज अ पैसेंजर आप एक ही लैपटॉप ला सकते हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लैपटॉप हुआ तो उसके ऊपर ड्यूटी देनी पड़ेगी। हाँ, गोल्ड के लिए भी है। बहुत सारी चीज़ों के लिए लिमिट्स है, पता है तुम्हें? एक कपल जो है वो एयरपोर्ट पे रोका गया कि भाई आप इतना सामान अपने साथ में ही ला सकते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो कपड़े थे 5-5, 6-6 जोड़ी कपड़े पहन लिए। ठीक है, लेडीज और जेंट्स दोनों ने जो सोना था उनके पास, ज्वेलरी, वो पहन ली। अब कस्टम्स वाले बोलते हैं कि हमको बेवकूफ़ समझा है, तुम अपने साथ नहीं ला सकते का मतलब, उन्होंने कहा अपने साथ नहीं ला सकते इसका मतलब क्या, हमारे बैग में नहीं होना चाहिए, बॉडी पे है वो चलेगा। तो कस्टम वाले बोलते हैं हमको पागल समझा है, वहीं के वहीं उनके सारे कपड़े उतरवा दिए। और जितनी भी ड्यूटी ज्वेलरी और इन सब पे बनती है वो
कितने लोगों ने क्रू मूवी देखी थी? क्रू मूवी जिसमें करीना कपूर थी। अरे उठा लो हाथ यार, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी झूठे। उसमें दिखाया कि गोल्ड कैसे वो लोग स्मगल करते हैं। हाँ मुंडी हिला रही है, मतलब देखी है तो फिर ना क्यों बोल रही है? उसमें ये दिखाया है कि कस्टम से बच के गोल्ड कैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। मेडिसिन नहीं, चॉकलेट्स। टोटल 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 पे लग जाएगी अगर आपने लिमिट क्रॉस किया तो। चलो नहीं टोटल पे लगा देंगे वो। अगर आपने क्रॉस किया रूल तो टोटल पे लगा देंगे। इंडिया और यूएसए के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट, जिसके अंदर यूएस के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया, जो कि यूएस के इन्वेस्टर्स की सहायता करता है कि अगर आप इंडिया में अपना पैसा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। डीएफसी आने के बाद यूएस के लोगों का जो ट्रस्ट है वो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स में इम्प्रूव हो गया है। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं अब उनके पास डीएफसी है, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है। अगर कल को कुछ भी होता है तो वो डीएफसी से जवाब मांग सकते हैं कि भाई बताओ हमारा पैसा कहाँ गया। ठीक है, पहले नहीं हुआ करता था, डीएफसी बाद में बना। ओके, अब जो है डायरेक्ट अग्रीमेंट इनका बन चुका है, मतलब इस एमओयू के तहत अब उनके लिए और इजी हो गया है कि वो इंडिया में अपना पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद इंडिया और यूए के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम है सीईपीए। सीईपीए एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसके अंदर 97% ऑफ दुबई एंड यूएई टैक्सेस जो हैं वो हटा दिए गए हैं एंड इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर इंडिया। अब इंडियन प्रोडक्ट्स दुबई मार्केट में भी बहुत इजीली सेल आउट किए जा सकते हैं। 111 सर्विसेज ऐसी हैं जिनको दुबई मार्केट में आप सेल कर सकते हो। $15 बिलियन का रेवेन्यू जनरेशन है इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, आप जानते हो कि यूएई एंड दुबई ने इंडियन नेशनल रुपी को एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब दुबई में अगर आप कुछ खरीदने के बदले में आईएनआर देते हो तो वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, जानते हो? इट इज एक्सेप्टेड। अब आप दुबई में अगर कोई भी सामान भेजते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, तो इनवॉइस आपको यूएस डॉलर में जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आप आईएनआर में भी कर सकते हो। टैक्स नहीं, उसमें आपका जो कन्वर्जन का बेनिफिट है वो बच जाएगा। सो दैट इज हाउ योर रुपी हैज इम्प्रूव्ड कि अब वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्ट होने लगा है, वरना पहले तो करने वहाँ आप करवा सकते हो कन्वर्जन, बिकॉज अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर ही हुआ है, तो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। हो सकता है सब लोग रुपीज एक्सेप्ट ना करें। वो आप म्यूचुअली डिसाइड करके कर सकते हो, बट एक बेनिफिट आपको दिया है कि कन्वर्जन से आप बच सकते हो। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नोटिफाई कर दिया गया है। जो न्यू रेगुलेशंस आए उनको बोला गया है न्यू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड न्यू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस। पहले ये रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, अब इनको जो है इम्प्रूव कर दिया गया है। अब अप्रूवल रूट से हटा के काफ़ी चीज़ों को ऑटोमेटिक रूट में डाल दिया है, यानी आपको आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी पैसा इंडिया से बाहर भेजने के लिए। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब कोई भी बिजनेस आप बहुत इजीली आप कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के बीच में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल फाउंड हुई है। याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन इतनी जल्दी किसी के साथ काउंसिल नहीं बनाता,
दिस इज द सेकेंड टाइम इन हिस्ट्री जब यूरोप ने इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाया है, और इस काउंसिल के अंदर इंडिया और यूरोप आपस में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया में हो चुकी है वो अब यूरोप के साथ शेयर कर रहा है, और वहीं पर ही यूरोप अब इंडिया के साथ अपनी टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज करने के लिए रेडी है। अगर आप फ्यूचर में कभी भी ओवरसीज पढ़ने के लिए जाना चाहो तो यूरोप इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन द वर्ल्ड। यूरोप की पढ़ाई दुनिया में सबसे अच्छी है। कुछ बन रहा है, तुम बन रहे हो नालायकों। हाँ, तो ये जो अग्रीमेंट है, ये काउंसिल जो बनाया गया, इसको क्यों बनाया गया? तो बेसिकली जियोपॉलिटिकल चेंजेस से डील करने के लिए, बेटरमेंट ऑफ टेक्निकल वर्क, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द बोथ कंट्रीज। उसके बाद एमओयू फॉर्म हुआ बिटवीन रोल्स रॉयस मरीन एंड केएसएस, जिसमें कल्याणी स्ट्रैटेजिक सर्विस लिमिटेड और रोल्स रॉयस के बीच में एमओयू फॉर्म हुआ है कि रोल्स रॉयस जो है प्रोपेलर्स बना के देगा, यानी जो शिप्स के इंजन होते हैं वो कौन बनाएगा? रोल्स रॉयस। फिर इंडिया और चिली के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ, 5 साल का अग्रीमेंट है जिसमें एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, ठीक है। फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात की है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के जो डिसेबिलिटीज वाले पर्सन हैं उनको एम्पावर करने के बारे में बात करेगा। फिजी और इंडिया के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें जो डिप्लोमैट्स हैं जिनके पास इंडिया या फिजी पासपोर्ट्स हैं वो लोग इंडिया के अंदर या फिजी के अंदर 90 डेज के पीरियड के लिए वीज़ा फ्री रह सकते हैं। फिर इंडिया और आईएमटी और जीटी जेबीसी के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है, दैट इज इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड ग्रुप ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल, और इनके बीच में एनर्जी एफिशिएंसी का एमओयू साइन हुआ जिसका एम है कि अडॉप्शन किया जाए एफिशिएंट एनर्जी प्रोग्राम्स का एंड अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। वही जो ग्रीन एनर्जी हम इंडिया में करना चाहते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। ओके, इंडिया ने वेलकम किया है कॉन्गो को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर, तो कॉन्गो भी जो है अब सोलर अलायंस का पार्ट है, वहाँ पे भी सोलर पैनल्स के थ्रू एनर्जी जो है जनरेट अप की जाएगी, ठीक है। रिलायंस ने श्रीलंका की जो बिस्किट कंपनी है जिसका नाम है मैलेबन के लिए मार्केटिंग सपोर्ट देने की बात की है, और 35 कंट्रीज में मैलेबन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलायंस मार्केट करेगा, ठीक है। प्रसार भारती और नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट के बीच में नए हेलीकॉप्टर ब्लेड्स अलग होते हैं। प्रसार भारती और नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है जिसमें प्रसार भारती इजिप्ट के थ्रू कंटेंट एक्सचेंज और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगा। दिस हैज़ बीन साइंड बिटवीन अनुराग सिंह ठाकुर एंड समय हसन शौकी, ओके। देन इंडिया और रशिया के बीच में जॉइंट वेंचर साइन हुआ है टू मैन्युफैक्चर AK-203 असॉल्ट राइफल्स, बंदूक बनाने का काम, ठीक है। AK-203, ओके, और ये कहाँ पे बनाई जाएंगी? अमेठी, यूपी। फिर आती है बात रीसेंट मर्जर्स की कि भाई कौन सी कंपनीज आपस में मर्ज हो गई हैं। तो इलॉन मस्क ने ट्विटर को अक्वायर कर लिया, और ट्विटर का नाम चेंज होके हो गया है एक्स, जानते हो। टाटा ने एयर इंडिया को अक्वायर कर लिया, ये भी आप जानते हो। आगे विस्टारा भी इसके साथ जाके मर्ज हो जाएगा। अदानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। पीवीआर एंड अनॉक्स साथ में मर्ज हो चुके हैं। एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक भी आपस में मर्ज हो चुके हैं। अगर आप ये सोच रहे थे कि एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक एक ही कंपनी है, अलग अलग थे, वो मर्ज हुए हैं। अदानी ग्रुप एंड अंबुजा सीमेंट ये भी आपस में मर्ज हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्टिविजन इज अ गेम कंपनी, यस, इसने माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन को अक्वायर कर लिया है। एक्टिविजन ब्लिजर्ड नाम है इसका। $68.7 बिलियन की ये डील है एंड 2022 में सबसे बिगेस्ट एक्विजिशन था ये,
क्या आप जानते हो कि गेमिंग इंडस्ट्री में भी बहुत पैसा है और गेमिंग में भी लोग करियर बनाते हैं। मौज और MX टकाटक। मौज का नाम पता है? MOJ, सड़ियल वीडियोस आते हैं, ठीक है। तो 2022 में ये लार्जेस्ट शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप की डील थी। 300 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इसके ऊपर। अब तुम सोच सकते हो कितने वेले लोग हैं। 300 मिलियन यूजर्स मौज और MX टकाटक के ऊपर। टिकटॉक क्या था? टिकटॉक ये तुमको सब पता है। मैं तो चाहता हूँ इंस्टाग्राम भी बैन हो जाए। ब्रॉडकॉम, चुप करो। ब्रॉडकॉम और VMwave के बीच में भी एक मर्जर हुआ है, विच इज a $61 billion deal. And Broadcom is a semiconductor manufacturing company. VMwave is a cloud computing and visualization company. Semiconductors अब इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे, ठीक है। Zomato and Blinkit की 4.45 करोड़ रुपीस की डील थी। Blinkit एक्चुअली में ओरिजिनली ग्रोफर्स था। ग्रोफर्स कंपनी थी जो ग्रोसरीज डिलीवर करने का काम करती थी मेट्रोज में। उसको Zomato ने अक्वायर करके अब छोटे छोटे शहरों में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। NIIF ने अक्वायर किया है 25% स्टेक इन HIPL, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसने जो है 25% शेयर अक्वायर कर लिए हैं इन हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड हिंदुस्तान इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड दोनों मर्ज हो गए हैं, ठीक है। तो अगर किसी के पास इसके शेयर थे हिंदुस्तान पोर्ट्स के, मतलब ये तो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो इनके ओनर्स हैं उनको काफ़ी वेल्थ अक्यूमुलेट हुई है इस मर्जर के अंदर, ठीक है। अब ये जो सेबी रजिस्टर्ड फंड है, वो जिसकी बात अपन कर रहे हैं ना, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो सेबी रजिस्टर्ड फंड है। अगर आपके पास सरप्लस मनी है इन्वेस्टमेंट के लिए तो उस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है। दीज काइंड ऑफ फंड्स गिव बैक अ लॉट ऑफ रिटर्न। अगर एक्स्ट्रा मनी है तो आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये एक सिक्योर्ड फंड है क्योंकि 49% होल्डिंग इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। हाँ, ले सकते हैं। किसने बोला? वो तो कैपिटल अप्रिसिएशन है। नहीं, तुम उसको इंटरेस्ट नहीं मान सकते, वो कैपिटल अप्रिसिएशन है। वो 2.5% है, बट दैट इज हाफ ईयरली है वो। डालमिया सीमेंट अक्वायर्स जयप्रकाश एंड एसोसिएट्स। डालमिया सीमेंट का नाम भी सुना होगा तुमने। डालमिया सीमेंट इज अगेन अ लिस्टेड कंपनी और उसने अक्वायर कर लिया है डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड को। अब यहाँ पर जो जयप्रकाश एंड एसोसिएट्स के प्लांट्स थे, जयप्रकाश एंड एसोसिएट्स वाज अ फर्म जो कि खुला सीमेंट आता है ना, एक खुला सीमेंट भी आता है, वो जयप्रकाश एंड एसोसिएट्स मैन्युफैक्चर करते थे। तो उनके प्लांट्स को डालमिया ने अक्वायर कर लिया है। अब जो वो खुला सीमेंट बिकता था वो बंद हो चुका है, उसकी जगह डालमिया सीमेंट आता है, ठीक है। सालिक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड L&T फूड्स लिमिटेड। सालिक जो है, सालिक का फुल फॉर्म है सऊदी एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम है सालिक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि सऊदी अरेबिया की कंपनी है। इसने जो है L&T फूड्स के अंदर शेयर्स अक्वायर कर लिए हैं। L&T फूड्स बेसिकली इज अ राइस बेस्ड फूड कंपनी, मतलब जो चावल से प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो बनाती है। और इस कंपनी को सऊदी अरेबिया की जो कॉर्पोरेशन है, सालिक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इन्होंने अक्वायर कर लिया है। दावत फूड्स का नाम सुना है? दावत बासमती राइस सुना है? तो इसमें जो चावल आते हैं वो L&T फूड्स के थ्रू आते थे। तो अब इस L&T फूड्स को ही सऊदी अरेबिक कॉर्पोरेशन ने अक्वायर कर लिया। तो अब जो आप दावत बासमती राइस खरीदते हो
वो सऊदी अरेबिया से आ रहा है, मतलब उसमें सऊदी का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। प्राइम टाइम लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने 20% शेयर अक्वायर कर लिया है किसमें, कीमेट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। कीमेट प्राइवेट लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कौन सी कंपनी है ये? फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन, यस। मिस शोभना जो कि की पर्सन है, ठीक है, मिस शोभना हैज बिकम द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर इन कीमेट प्राइवेट लिमिटेड। शोभना जी का नाम आई डोंट थिंक सो आपने सुना है कभी या नहीं? नहीं सुना? Shobna Kamineni is basically called as the powerhouse of business. Now she is basically the acquirer of Prime Time Logistics. जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो उन्होंने ही बनाई है, एंड उन्होंने प्राइम टाइम लॉजिस्टिक्स को बनाया और इन्होंने 20% शेयर अब ले लिया है कीमेट प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सो यू इमेजिन हर बिजनेस सेंस and the kind of profit that she is able to generate out of this deal, ठीक है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू के शार्क टैंक जैसे चीज़ों में आके टाइम वेस्ट करें, ओके। उसके बाद 100% इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ लैंको अनपरा पावर लिमिटेड हैव बीन एक्वायर्ड बाय मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लैंको पावर का नाम तुमने सुना होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज बहुत फेमस है लैंको पावर, तो सुना है? नहीं? उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द टॉप मोस्ट पावर जनरेटिंग यूनिट है लैंको पावर। 1200 मेगावाट्स की पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। अनपरा में लोकेटेड है इन यूपी। इसको अक्वायर कर लिया है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने, ठीक है। 100% एक्विजिशन है, 100%, मतलब पूरा इक्विटी और प्रेफरेंस मिला के अक्वायर कर लिया है। अब ये क्या लैंको पावर सब्सिडरी बन गई है मेगा की? 100% एक्विजिशन हो गया ना। अदर बिजनेस डेवलपमेंट्स में चैट जीपीटी को तो जानते हो, चैट जीपीटी से कभी बात की है? वो लेवल समझ के बात करता है। सो चैट जीपीटी ने ई बुक्स देखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, अब वो एआई के थ्रू भी लिखी जा सकती हैं, और चैट जीपीटी ने 30 एआई बुक्स को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। ऊबर ने साइन किया एमओयू टाटा मोटर्स के साथ, तो ऊबर का नाम भी आप जानती हो, टैक्सी, ऊबर टैक्सी, हाँ या नहीं? टाटा मोटर्स के साथ साइन किया है कि 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो ऊबर के अंदर टाटा मोटर्स की 25,000 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलेंगी, ठीक है। कहाँ पे चलेंगी? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर एंड अहमदाबाद। इंश्योरेंस मॉल लॉन्च किया गया है बाय बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने इंश्योरेंस मॉल लॉन्च किया है जहाँ पे आप आके किसी भी टाइप का इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड का नाम सुना है? ट्रक्स एंड बसेस आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड ने मिलके इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड हेवी ट्रक बनाया है। मैंने कहा था ना हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स एंड बसेस आएंगी, तो अशोक लेलैंड ने मिलके इंडिया का पहला फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड जो ट्रक है वो बनाया है। हाँ, बिकॉज इसमें लिथियम का यूज नहीं होगा, सिर्फ जो बैटरी नॉर्मल फंक्शनिंग में लगती है उसमें होगा, ट्रक को चलाने के लिए बैटरी का यूज नहीं है, ओके। इस ट्रक को फर्स्ट टाइम पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक के अंदर इंट्रोड्यूस किया था बैंगलोर में, ठीक है। सो अब वो टाइम दूर नहीं है व्हेन यू विल सी हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स। किसके पास? हाँ, है उसके पास। रिलायंस रिटेल ने अब तय कर दिया है कि वो सीबीडीसी एक्सेप्ट करने को रेडी हैं। सीबीडीसी का मतलब सेंट्रल बैंक,
CBDC का मतलब मैंने तुमको दिखाई भी थी क्लास में CBDC। वेरी गुड, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रिलायंस रिटेल ने अब तय कर लिया है कि अब आप उनके स्टोर पे अगर जाते हो तो आप डिजिटल करेंसीज के थ्रू भी पे कर सकते हो, ठीक है। रिटेल स्टोर्स पे भी आ गए। फॉक्सकॉम एंड वेदांता, वेदांता का नाम सुना होगा, इन्होंने फॉक्सकॉम और वेदांता ने मिलकर सेमीकंडक्टर के लिए प्लांट ऑलरेडी डाल दिया है इंडिया में। तो जो आईफोन्स ये सब डिवाइसेस सेमीकंडक्टर्स अब इंडिया के थ्रू बन के ही निकलेंगे, तो इन सब डिवाइसेस और चीज़ों की जो वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है। $10 बिलियन के इंसेंटिव मिलेंगे कंपनीज को अगर वो सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनाते हैं तो। गूगल ने इन्वेस्ट किए हैं $300 मिलियन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप जिसका नाम है एंथ्रोपिक। ये इनका खुद का AI टूल है एंथ्रोपिक, ठीक है। और गूगल का AI टूल आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रांग होगा। भारती एयरटेल ने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इन हाइपर स्केल डेटा सेंटर। मतलब एयरटेल ने ये डेटा सेंटर हैदराबाद में सेटअप किया है एंड 2000 करोड़ रुपीस इसके अंदर लगाए हैं। डेटा मैनेजमेंट, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.4 बिलियन लोगों का डेटा मैनेज करना कितना बड़ा काम है, और उसको लेकर भारती एयरटेल ने 2000 करोड़ रुपए का डेटा सेंटर बनाया है, ठीक है। कहाँ पे? हैदराबाद में। रिलायंस जियो ने 5G लॉन्च कर दिया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 6500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस ने अक्वायर किया है मेट्रो का AG इंडिया बिजनेस विच इज फॉर 2850 करोड़ रुपीस। मेट्रो के बारे में जानते हो? मेट्रो कैश एंड कैरी प्राइवेट लिमिटेड। कितने लोगों ने बेस्ट प्राइस का नाम सुना है? बेस्ट प्राइस देखा है ना, वॉलमार्ट स्टोर। वैसे ही मेट्रो के भी स्टोर्स हैं जिनका नाम है कैश एंड कैरी। तो आप जानते हो कि रिलायंस ने हर जगह अपना रिटेल स्टोर खोला हुआ है। रिलायंस स्मार्ट खोला हुआ है, जियो मार्ट, स्मार्ट पॉइंट। तो रिलायंस ने क्या किया, हर जगह अपने स्टोर नहीं खोले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि कौन कौन सी सिटीज़ में किन किन कंपनीज ने ऐसे स्टोर्स खोले हुए हैं। जैसे मेट्रो कैश एंड कैरी है, मेट्रो कैश एंड कैरी ने मेट्रो सिटीज़ में ये स्टोर्स खोले थे। रिलायंस ने क्या किया, अपने स्टोर्स पे पैसा खर्च करने से बेहतर इन्होंने समझा कि मेट्रो कैश एंड कैरी को अक्वायर कर लो। इनके स्टोर ऑलरेडी खुले हैं, बस आपको स्टोर की काया पलट करनी है, यानी इंटीरियर डिज़ाइन चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, विच इज़ एन इंटेलिजेंट डिसीजन। 2850 करोड़ में पूरी मेट्रो कैश एंड कैरी प्राइवेट लिमिटेड ही खरीद डाला। दिस हैज ब्रॉट अस टू द एंड ऑफ योर मॉड्यूल। आपकी जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है वो यहाँ पे आके होती है फिनिश।